देखिएगा, आज का जो हमारा चैप्टर है BSOC 131। अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, BSOC 131 सोशोलॉजी फर्स्ट ईयर में, इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाऊंगा संस्कृति और समाज, और दूसरा चैप्टर भी देखेंगे। ठीक है, 7वां चैप्टर भी पढ़ेंगे और 8वां चैप्टर भी आज ही हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। आज यानी इस क्लास में हम लोग 2 क्लास को पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 8 आपका क्या रहेगा, सामाजिक समूह और समुदाय, इसको भी देखेंगे और चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैंने क्लासेस आपको पढ़ा रखी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के BSOC 131 की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले चैप्टर, जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, आप उनकी वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो देखिएगा, आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 क्या है, संस्कृति और समाज। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं, संस्कृति को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कई बार आया है। प्रीवियस ईयर के जब लास्ट 5 ईयर के मैं क्वेश्चन पेपर वीडियो बना रहा था, तो उसमें भी मैंने देखा था कि संस्कृति और समाज, संस्कृति को लेकर के काफी क्वेश्चन कई बार आता है 20 नंबर का। तो इसमें जो हमें देखना है 7.3 में देखेंगे, संस्कृति आखिर होती क्या है, संस्कृति के लक्षण क्या है या संस्कृति का स्वरूप क्या है। 7.4 में हम लोग देखेंगे संस्कृति की विशेषता, यानी जो संस्कृति होती है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका रहेगा, देखिएगा 7.5 में संस्कृति के प्रकार, यानी भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति क्या होती, क्या देखना है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति को देखेंगे। और 7.6 में देखेंगे संस्कृति के तत्व। संस्कृति को लेकर के जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा, तो आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं यही आपको लिख करके आना है संस्कृति, संस्कृति के बारे में, क्योंकि संस्कृति को लेकर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, इसमें से अगर मैं आपको बात करूं तो देखिएगा, इसमें से जो हमारा पहला रहने वाला, देखिएगा, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, हम लोग देख लेते हैं संस्कृति के लक्षण एवं संस्कृति का स्वरूप क्या होता है। यानी इसमें बोला जा रहा कि संस्कृति का लक्षण और संस्कृति का स्वरूप क्या होता है। देखिएगा, अगर बात करें, लक्षण संस्कृति के सबसे छोटे घटक हैं, यानी संस्कृति को हमें समझना है आखिर संस्कृति क्या होती है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें, संस्कृति के अनेक लक्षण हैं। क्या है, संस्कृति के क्या है, अनेक लक्षण हैं। जैसे रीति रिवाज, त्योहार मनाना, जो मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं, संस्कृति के अस्तित्व में लाते हैं, उनकी एक अलग पहचान बनाते हैं। भाई संस्कृति हमारी क्या है, हमारा, हम संस्कृति किसको बोलते हैं, यानी कल्चर किसको बोलते हैं, हमारा खान पान है, हमारा पहनावा है, हमारा रीति रिवाज है, हमारे यहाँ पर विवाह पद्धति कैसे, शादी कैसे होते हैं, तीज त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, यही तो हमारी संस्कृति है। जो एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में जो अंतर आता है, उसी को तो हम लोग संस्कृति बोलते हैं। तो संस्कृति क्या है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, ठीक है, ये इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। यही हमारे क्या होते हैं, संस्कृति होते हैं, और इन्हीं को मिलकर के हमारी संस्कृति बनती है, और जो क्या है, एक अलग पहचान बनाते हैं। जैसे किसी किसी, जैसे हमारी संस्कृति में जैसे क्या है, चरण छूना, चरण स्पर्श करना है, हाथ मिलाना है, भोजन करने के तौर तरीके हैं, खान पान हो, पहनावा है, ये सब क्या होते हैं, संस्कृति के लक्षण होते हैं। अगर आप देखेंगे तो भाई हर संस्कृति में नमस्ते नमस्कार करने का तौर तरीका अलग है, हाथ मिलाने का तौर तरीका अलग है, खान पान का तौर तरीका अलग है, हर संस्कृति में पहनावा अलग है। किसी में सलवार सूट पहना जाता है, किसी में साड़ी पहनी जाती है, किसी में छोटी ड्रेसें पहनी जाती हैं। तो जो खान पान होता है, जो पहनावा होता है, जो आदर सत्कार करने का तरीका होता है, ठीक है, जो ये सारी चीजें क्या होती, खान पान, पहनावा, चरण स्पर्श करना, किसी में तो हाय हल्लो चला करते हैं, किसी में डायरेक्ट जाकर के पैर छूते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, यही तो हमारी संस्कृति है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कृति के लक्षण बोलते हैं। किसी संस्कृति के सारे लक्षण मिलकर के संस्कृति का निर्माण करते हैं। यानी संस्कृति के लक्षण ही जो है, जैसे खान पान है, पहनावा है, रीति रिवाज है, पूजा पद्धति है, यही चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, संस्कृति को बनाती हैं। या संस्कृति के निर्माण में अगर आप देखेंगे क्या होती हैं, सहायक होती हैं।
यही चीजें मिलकर के क्या करती हैं, संस्कृति का निर्माण करती हैं और संस्कृति में सहायक पड़ती हैं। किसी संस्कृति के सारे लक्षण, जैसे हमारी मान्यता, जैसे भाई हमारी मान्यता क्या है, हमारे तीज त्योहार क्या हैं, हमारी प्रथाएं क्या हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर शादी विवाह पद्धति कैसे, पूजा पाठ कैसे होता है, ठीक है, ये आदि चल करके एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में बताती हैं। जैसे मान लो कि हर संस्कृति, एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से अलग है, कैसे दिखाई देती है भाई, संस्कृति ही तो है, कल्चर ही तो है। अरे भाई इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति और अमेरिकन संस्कृति में क्या फर्क है भाई, उनका पूजा करने का तौर तरीका अलग, हमारा अलग है। उनके यहाँ पर तीज त्योहार अलग मनाए जाते हैं, हमारे पर अलग मनाए जाते हैं। उनका खान पान अलग है, हमारा खान पान अलग है। यही तो संस्कृति है। यानी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को क्या करती है, अलग करती है। उसके तो वही तो होते ना जो लक्षण होते ना, पूजा पाठ है, तीज त्योहार हो गए, पहनावा है, खान पान है, रीति रिवाज है। यही तो एक संस्कृति को क्या करती है, दूसरे संस्कृति से क्या करती हैं, अलग करती हैं। और संस्कृति क्या होती है, कह सकते हो कि किसी भी समाज में या किसी भी सोसाइटी में उसका खान पान कैसा, उसका पहनावा कैसा, उसका चाल चलन कैसा, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ के तीज त्योहार कैसे हैं, यही चीजें मिलकर के क्या बनाती है, हमारी संस्कृति का निर्माण करती हैं। और संस्कृति के बनाने में क्या होती है, इन्हीं की सहायता ली जाती है। यही तो मिलकर के संस्कृति बनाती है, यही तो संस्कृति का निर्माण करती है। भाई भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, तो भाई भारतीय संस्कृति क्या है, तो भारतीय संस्कृति यही है कि हमारे यहाँ पर पूजा पाठ कैसे होता है, तीज त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, हमारा खान पान कैसा है, हमारा पहनावा कैसा है। यही चीजें जो लक्षण होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जिन चीजों को मैंने नाम लिया, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। देखिएगा, किसी भूभाग के लोगों द्वारा या किसी क्षेत्र के निवासियों द्वारा कुछ आदतें या प्रथाएं ऐसी रच बस जाती हैं, वह उनकी संस्कृति की पहचान बन जाती है। जैसे एक भूभाग है, जैसे भारत है, तो भाई किसी विशेष क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनके जो प्रथाएं होती हैं, उनकी जो मान्यताएं होती हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं, वही उनकी संस्कृति का पहचान बन जाते हैं, वही संस्कृति हो जाती है। ऐसे सभी क्षेत्र उस संस्कृति के विशेष के लिए जाने जाते हैं। अपनी इन विशेषताओं के कारण वह सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में जैसे देखोगे, कश्मीर है, तमिलनाडु है, केरल है, भाई हर राज्य की अलग अलग संस्कृति है। अगर आप देखेंगे ना, तो अगर मैं बात करूं हमारे देश में, अगर आप देखोगे, हर राज्य का अलग खान पान है, हर राज्य का अलग पहनावा है, हर राज्य के अलग रीति रिवाज हैं। उसी प्रकार से देखोगे, अमेरिका का कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, भारत की संस्कृति अलग है, चीन की संस्कृति अलग है। यही तो संस्कृति है कि हमारा जो खान पान है, हमारा जो पहनावा है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो पूजा पद्धति है, यही तो हमारी क्या है, संस्कृति है। यही तो हमारा खान पान पहनावा, भाई नमस्ते नमस्कार कैसे होता है, खान पान क्या खाए जाते हैं, कपड़े किस प्रकार से पहने जाते हैं, तीज त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, ठीक है। यही सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती है, संस्कृति का निर्माण करती हैं। चाहे देश के अंदर भी देखोगे, अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि तमाम देशों की, भाई पाकिस्तान की संस्कृति अलग है, श्रीलंका की संस्कृति अलग है, चीन की संस्कृति अलग है, भारत की संस्कृति अलग है। तो संस्कृति आखिर होती क्या है, खान पान है, पहनावा है, रीति रिवाज है। यही चीजें मिलकर के क्या बनाती है, संस्कृति का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और इन्हीं से क्या होता है, संस्कृति बनती है। अब हम लोग देखेंगे संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। क्या देखना हम लोग, संस्कृति की क्या विशेषता क्या होती है। देखिएगा 7.4 में क्या दिया गया है, संस्कृति की विशेषता। देखिएगा संस्कृति में क्या, संस्कृति में समाज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे भाई समाज में ही तो संस्कृति होती है। हर समाज का खान पान पहनावा रीति रिवाज पूजा पद्धति, यही तो मिलकर के संस्कृति बनाते हैं। यानी संस्कृति और समाज, संस्कृति की विशेषता में पहली विशेषता क्या होती है कि जो संस्कृति होती है वह किसी न किसी समाज में पनपती है। यानी संस्कृति की शुरुआत किसी न किसी समाज में होती है। देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य जिस समाज में रहता है वह उसका एक सामाजिक संस्कृति बन जाती है, जो उसके जीवन में गहराई तक उतर जाती है। भाई हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जैसे कल्चर है, यानी उस समाज की जैसी संस्कृति है। जैसे मान लीजिए आपका जन्म अमेरिका में होगा, तो अमेरिका की जो संस्कृति होगी ना, आपकी वही संस्कृति बन जाएगी। यानी आप जिस समाज में जन्म लेते हैं या आपका
जिस समाज में जन्म होता है वही वही क्या होता है, वही आपकी संस्कृति बन जाती है। यानी कह सकते हो कि समाज ही संस्कृति का निर्माण करता है। भाई किसी समाज में खान पान कैसा है, किसी समाज में पहनावा कैसा है, किसी समाज में विवाह पद्धति यानी शादियां कैसे होती हैं, उनके तौर तरीके कैसे हैं, रीति रिवाज कैसे हैं, पूजा पद्धति कैसे है, किस देवता की पूजा होती है, किस देवता की पूजा नहीं होती है, खान पहनावा कैसा है, यही सारी चीजें जो होती हैं मिल करके क्या करती हैं, संस्कृति का निर्माण करती हैं। ठीक है। संस्कृति मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करती है, जैसे उसकी रोटी है, कपड़ा है, मकान आदि की मूलभूत आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण यानी संस्कृति के जरिए क्या करती है, संस्कृति इंसान है यानी हम लोगों का जो व्यवहार है ना अपनी संस्कृति के जरिए, यानी हम लोगों का बोलना चालना, उठना बैठना, हम लोगों का जो पूरा बिहेवियर होता है वह हमारी संस्कृति पर ही क्या है, निर्धारित करता है। यानी समाज किसी संस्कृति के लिए समाज बहुत जरूरी है, समाज ही संस्कृति का निर्माण करता है, यही यानी क्या है समाज। देखिएगा संस्कृति को सीखा जाता है और उसका आदान प्रदान भी होता है। भाई कोई भी संस्कृति हो, हम लोग संस्कृति को सीखते हैं ना भाई। अगर आप तुम्हारा जन्म कहीं पर हुआ है तो वहां का खान पान कैसा, वहां का पहनावा कैसा, वहां का रीति रिवाज कैसा, पूजा पद्धति, उसको हम सीखते हैं ना। संस्कृति को सीखा जाता है और संस्कृति का आदान प्रदान होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होता है, संस्कृति का आदान प्रदान हम लोग कहते हैं। संस्कृति जीवन की एक विशेष शैली का निर्माण करती है, उसे उस सामाजिक आस्थापित और उसकी विशेषताओं के वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। देखो संस्कृति क्या करती है, एक विशेष शैली का क्या करती है, निर्माण करती है। और संस्कृति का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अगर आप देखोगे तो संस्कृति जो होती है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। जैसे भाई किसी संस्कृति में उठना बैठना कैसे है, उसके रीति रिवाज कैसे हैं, भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे मान लो कि घरों में भाई हमारे यहाँ पर पूजा कैसी होती है, हमारे यहाँ का खान पान कैसा है, हमारा पहनावा कैसा है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होती है, जाती है। यही सारी चीजें क्या है, संस्कृति की विशेषता। संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है, जैसे मैंने ना संस्कृति की दूसरी विशेषता क्या होती, संस्कृति की जो विशेषताएं होती हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना कि मनुष्य अपनी, देखिएगा मनुष्य आने वाली हर पीढ़ी को अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करता। अरे भाई तुम सब लोगों ने जो जैसे खान पान तुम्हारा है, जैसे पहनावा है, जैसे रीति रिवाज है, जैसे पूजा पद्धति है, जैसे तुम्हारे संस्कार हैं, तुमने कहाँ से सीखा है, भाई तुमने अपने बड़ों से सीखा है ना। तो क्या होता है, संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वो उसका आदान प्रदान होता रहता है। संस्कृति क्या है भाई, एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, संस्कृति का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जीवन भर एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों को अपने सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान करते हैं तथा उनके सांस्कृतिक मूल्यों को, देखा नहीं होगा कि आज हमारे देश में लोग बोलते नहीं कि भाई हमारे देश में तो अमेरिका की संस्कृति आ गई है, पाश्चात्य संस्कृति, लोग देखते नहीं। अब जो हमारे यहाँ देश में ये जो है जंक फूड खाते नहीं, जैसे चाउमीन है, पिज्जा है, बर्गर, इसको खा रहे हैं, ये हमारा तो खान पान नहीं, ये तो कहीं और की संस्कृति है, खान कहीं का और का खान पान है। हमारे यहाँ पर देखो जैसे कपड़े लोग पहन रहे हैं, बोलते हैं ना कि हमारी ये संस्कृति नहीं है, हमारा ये कल्चर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में चीजें क्या होती हैं, उनका आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, क्या होता है, और एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में कई चीजें उनका आदान प्रदान होता है। जैसे हम हमारी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है उसमें देखोगे तो जो यूरोप की संस्कृति है, ठीक है, उसकी संस्कृति आ रही है हमारे यहाँ पर, खान पान वैसा हो गया, हम लोगों का पहनावा तो वैसा होता चला जा रहा। तुम सबको तो पता है कैसे हमारे यहाँ पर ड्रेसेस पहने जा रहे हैं, कपड़े पहने जा रहे हैं, वही होता। और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी क्या होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। अरे भाई देखते नहीं कि भारतीय संस्कृति को, जैसे भारत के लोग हैं ऐसे बहुत सारे देशों के लोग धीरे धीरे आते नहीं हमारे देश में, जो ऐसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। तो संस्कृति का जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या कह सकते हैं कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में क्या होता है, संस्कृति का आदान प्रदान चलता रहता है। हम एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति के लोग क्या होते हैं, उससे आकर्षित होते हैं या उसके तरफ प्रभावित होते हैं, या एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से क्या है, बहुत सारी चीजों को सीखती है। ठीक है, जैसे एक संस्कृति की आदत क्या है, विचार क्या है, सोच क्या है, दृष्टिकोण क्या है, या एक संस्कृति दूसरे संस्कृति में जाते हैं। संस्कृति प्रतीक होती है, यानी क्या है, संस्कृति प्रतीक है। देखो संकेतों और प्रतीकों का हम आदान प्रदान देते हैं। संस्कृति हस्तक्षेप के संकेतों तथा प्रतीकों को सार्थक महत्व देती है। जैसे अगर देखो संस्कृति के प्रतीक क्या होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो हमारी संस्कृति का एक कल्चर है।
हमारे खान पान क्या है, अरे खान पान खाना है, वो संस्कृति कैसे बनेगी? तो कह रहे हैं कि संस्कृति में ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, प्रतीक होती हैं। जैसे पूजा पद्धति कैसे है, भाई पूजा पद्धति तो हर जगह शादी हो रही है, लेकिन तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा प्रतीक बनेगा। जैसे कह रहे हैं कि संस्कृति प्रतीक क्यों होती है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है, एक नॉर्मल कपड़ा होता है, लेकिन क्या होता है कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पर भाई झुक करके नमस्ते करना, हाथ जोड़ करके नमस्कार करना या पैर छूना क्या है, एक संस्कृति का निशानी है। हम होता नहीं कि हम लोग नमस्ते नमस्कार कैसे करते हैं, भाई झुक करके उनको नमस्ते करते हैं या हाथ जोड़ करके करते हैं या उनके पैर छूते हैं। ये क्या है, संस्कृति का क्या है, एक लक्षण है या प्रतीक है। ये संस्कृति इसी प्रतीकों के जरिए क्या है, चलती है। भाई किसी के पैर छूना तो नॉर्मल बात है, अपने पैर छू रहे हैं तो उसका क्या है, तो कह रहे हैं कि यही चीजें क्या होती है, किसी संस्कृति का प्रतीक हो जाती है, उसका एक प्रकार से। जैसे बोला ना, किसी संस्कृति में जैसे उसका राष्ट्रीय ध्वज है, तो राष्ट्रीय ध्वज तो एक कपड़ा है, कुछ है नहीं, लेकिन वो क्या है, संस्कृति का एक अमूल्य अंग बन जाता है, वही उसकी संस्कृति कल्चर। जैसे ईसाइयों में क्रॉस का चिन्ह होता है, उनके संस्कृति का एक निशान बन जाता है। ऐसे हर समाज में जैसे देवी देवता हैं या पूजा पद्धति है, रीति रिवाज क्या है, या संस्कृति के क्या बन जाते हैं, एक प्रतीक बन जाते हैं। अगला देखिएगा, संस्कृति गतिशील और परिवर्तनशील। संस्कृति ना हमेशा बदलती रहती है और संस्कृति में हमेशा हमें गतिशीलता दिखाई देती है। संस्कृति हमेशा डेवलप होती है, बदलाव आता है। अरे तुम सबने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ पर खान पान जो है पूरा तरह बदल गया। ये क्या हो रहा, भाई संस्कृति बदल रही ना। हमारे यहाँ पर पहले खान पान अलग था, अब खान पान दूसरा हो गया। हमारे यहाँ पर पहले जो शादियों का कल्चर था दूसरा था, अब कल्चर में परिवर्तन आ गया है। हमारे यहाँ पर पहनावा अलग था, अब पहनावा अलग हो गया है। हमारे यहाँ पर देखोगे त्योहार मनाने का जो तरीका था पहले अलग था, अब नया तरीका आ गया। ये कीजिएगा, यानी संस्कृति क्या होती है, गतिशील होती है या हमेशा चलती रहती है। यानी क्या है, संस्कृति में हमेशा क्या होते हैं, संस्कृति स्थिर नहीं है, संस्कृति पर राजनीतिक प्रभाव और पड़ता ही रहता है। यह सदा बदलती रहती है और संस्कृति पर कई सारे बाहरी प्रभाव भी पड़ते हैं ना। देखो हमारे संस्कृति पर बोलते हैं नहीं, कितने सारे लोग बोलते हैं भाई यूरोप का प्रभाव पड़ रहा, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, हमारे यहाँ के लोग ऐसे ऐसा कपड़ा पहन रहे हैं, खान पान ऐसा जंक फूड खा रहे हैं, चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, हमारे यहाँ का खाना नहीं खा रहे हैं। ये क्या है, संस्कृति में क्या हमेशा परिवर्तनशील होती रहती है। संस्कृति में क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता, बदलती रहती है। भाई पूजा पाठ बदल जाएगा, विवाह पद्धति बदल जाएगी, तौर तरीके बदल जाएंगे, संस्कार बदल जाएंगे, खान पान बदल जाएगा, पहनावा बदल जाएगा, रीति रिवाज बदल जाते हैं। इसी के लिए तो बोलते हैं कि जो संस्कृति होती है वह क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, यानी वह हमेशा बदलती रहती है। वह एक जगह पर स्थिर नहीं है कि भाई एक पूजा पद्धति बन गई तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, बदल जाता पूजा पद्धति। त्योहार, तीज त्योहार माने का तरीका बदल जाता है, नमस्ते नमस्कार करने का तरीका बदल जाता है, कपड़े लत्ते पहनने का, जो हम बोलते हैं कि संस्कृति में पहनावा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा पहनावा बदल जाता है। कभी हमारे यहाँ पर पहनावा कुछ अलग था, आज संस्कृति में कुछ लोग और कुछ दूसरा पहन रहे हैं। देखते नहीं, बहुत सारे राज्य जो हैं अपनी संस्कृति को बचाने में लगे हुए हैं। क्या है, यही तो संस्कृति है, खान पान, पहनावा, उठना बैठना, रीति रिवाज, त्योहार, यही क्या है, यही तो संस्कृति है। और संस्कृति की विशेषता क्या रहती है कि संस्कृति हमेशा गतिशील रहती है और संस्कृति में हमेशा में क्या, परिवर्तन दिखाई देता है। हर संस्कृति एक जैसी कभी नहीं बनी रही, उसमें चेंज और परिवर्तन आते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेगा, संस्कृति के प्रकार। क्या अगला दिया गया कि संस्कृति का यानी संस्कृति कितने प्रकार की होती, तो भाई मेरे संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक तो होती भौतिक संस्कृति और दूसरी होती है अभौतिक संस्कृति। क्या होती है, संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक तो होती है भौतिक संस्कृति और दूसरी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभौतिक संस्कृति बोलते हैं। तो देखिएगा, भौतिक और अभौतिक दो प्रकार की संस्कृति होती है। जैसे देखोगे, अगर मैं बात करूं कि भौतिक संस्कृति क्या है, जैसे घर, यातायात के साधन, कारखाने, खाद्य सामग्री, ये सारी चीजें क्या होती है, ये भौतिक संस्कृति है। बल्कि अभौतिक संस्कृति क्या होती है, देखो जैसे घर, यातायात के साधन, कारखाने, खाद्य सामग्री, भौतिक संस्कृति होती है। यानी हमारा घर क्या है, हमारे गाड़ी मोटर क्या है, हमारे कल कारखाने क्या है, खाद्य सामग्री, खाना वाना क्या है, ये सारी क्या होती है, भौतिक संस्कृति। यानी जिन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं या उनका यूज करते हैं।
और कह सकते हैं कि अभौतिक संस्कृति क्या होती है, जैसे हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारा विश्वास क्या है, हमारी आस्था क्या है, ये सारी क्या होती है, ये सारी अभौतिक संस्कृति होती है। संस्कृति कितने प्रकार की होती है, तो संस्कृति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, संस्कृति दो प्रकार की है। एक तो है भाई मेरे भौतिक संस्कृति और दूसरी है भौतिक। भौतिक में कह सकते हैं, भौतिक संस्कृति में जैसे घर, यातायात के साधन, कारखाने, खाद्य सामग्री होती है, और ये भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति में रीति रिवाज, परंपरा, विचार, विश्वास, आस्था, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये अभौतिक संस्कृति के तत्व हैं। ठीक है, कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान उन्हीं चीजों को संस्कृति के दायरे में रखते हैं। यानी कुछ विद्वानों को मानना है कि जिन्हें हम व्यवहार में आदान प्रदान करते हैं वही संस्कृति, यानी बहुत सारे जो विद्वान हैं वह भौतिक वस्तुओं को संस्कृति के अंतर्गत मानते हैं। बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका मानना कि भाई जो भौतिक चीजें होती हैं जैसे घर है, कारखाने हैं, खाद्य सामग्री है, यातायात के साधन है, कुछ लोग इसको संस्कृति मानते हैं, यानी भौतिक को संस्कृति मानते हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं कि जो अभौतिक चीजें हैं उनको संस्कृति मानते हैं। कई सारे जो विद्वान हैं, जैसे बहुत सारे जो विद्वान हैं, जैसे हमने बात किया कि भौतिक संस्कृति को संस्कृति मानते नहीं, बहुत सारे लोग जो है विद्वान है वो कहते हैं जैसे फर्नीचर है, इमारत है, यातायात के साधन है, कारखाने हैं, ये संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति के दायरे में नहीं। बहुत सारे जो लोग हैं वह कह सकते हो कि अभौतिक चीजों को संस्कृति मानते हैं, जैसे जैसे पहनावा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति, विश्वास, आस्था, यानी इन अभौतिक संस्कृति को ही क्या मानते हैं, संस्कृति मानते हैं। लेकिन हम लोग अंततः कह सकते हैं कि संस्कृति में दोनों चीजें हैं, भौतिक और अभौतिक चीजें दोनों ही मिलकर के क्या करती हैं, संस्कृति का निर्माण करती हैं। देखिएगा इस प्रकार भौतिक और अभौतिक, देखिएगा इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के तत्व मिलकर के संस्कृति को बनाते हैं। यानी कह सकते हैं कि भौतिक और अभौतिक दोनों ही चीजें मिलकर के क्या करती हैं, संस्कृति का निर्माण करती हैं। हमारे रीति रिवाज, हमारी पूजा पद्धति, हमारे विश्वास, ठीक है, हमारी आस्था, ये तो होगा भाई भौतिक भौतिक संस्कृति है। और भौतिक संस्कृति में क्या, घर, खान पान, कारखाने, यातायात के साधन यानी गाड़ी मोटर जिसको बोलते हैं, ये भौतिक संस्कृति है। यानी कह सकते हैं कि भौतिक और अभौतिक दोनों मिलकर के क्या करते हैं, संस्कृति का निर्माण करते हैं। यानी संस्कृति के दायरे में केवल ज्ञान, आस्था, कर्मकांड नहीं आते हैं, अब तो मानव निर्मित वस्तुएं भी। देखो संस्कृति में ये नहीं है कि संस्कृति को हम सिर्फ परंपरा ले रहे हैं, खान पान है, पहनावा है, रीति रिवाज है, पूजा पद्धति है, संस्कृति है, बल्कि हमारी संस्कृति में जो आदमी बनाता है, जैसे हमारे घर है, इमारत है, हमारे संपर्क के साधन है, यातायात के साधन, गाड़ी मोटर है, इनको भी संस्कृति के अंतर्गत ही माना जाता है। यानी हमारा घर कैसा है, हमारा गाड़ी संसाधन कैसे हैं, हमारा कारखाने कैसे हैं, हमारा खान पान कैसा है, और बल्कि इसके साथ साथ हमारी आस्था, विश्वास है, जो सारी चीजें होती हैं, ये भी चीजें क्या होती हैं, मिल करके क्या करती हैं, संस्कृति का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। यानी भौतिक और अभौतिक दोनों चीजें ही मिलकर के क्या करती हैं, संस्कृति का निर्माण करती हैं। जैसे इमारत, यातायात के साधन, संपर्क के माध्यम भी, ये भी क्या है, ये भी संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं। ग्रीन के अनुसार समाज द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान, आदान प्रदान, आदर्श प्रणाली, कर्मकांड, जानकारी, इसमें होने वाला संशोधन भी संस्कृति के अंतर्गत ही माने जाते हैं। यानी जो आदान प्रदान होता, जो ज्ञान है, जो कर्मकांड है, जो आस्था, विश्वास है, ये सारे संस्कृति में आते हैं। यानी हमारा घर भी संस्कृति का पार्ट है, में आता है, हमारे जो गाड़ी मोटर है ये भी आते हैं, हमारे कल कारखाने आते हैं, हमारी खाद्य सामग्री आती है, ये भी संस्कृति का पार्ट है, ये भौतिक संस्कृति है। और अभौतिक में कह सकते हैं हमारी रीति रिवाज है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे विश्वास हैं, ठीक है, हमारी पूजा पद्धति है, हमारा पहनावा है, ये भी सारी जो अभौतिक चीजें हैं, यह भी हमारी संस्कृति का ही पार्ट है। यानी कह सकते हैं कि भौतिक और अभौतिक दोनों चीजें ही मिलकर के क्या करती हैं, संस्कृति का निर्माण करती हैं। क्या करती भाई मेरे, संस्कृति को निर्मित करने में इनकी क्या होती है, बड़ी भूमिका होती है। यानी कह सकते हैं संस्कृति का निर्माण इन चीजों को मिलाकर के ही होता है या किया जाता है। अगला देखिएगा हमारा क्या है, संस्कृति के तत्व कौन कौन से हैं। क्या देखना है, संस्कृति के तत्व। संस्कृति क्या, संस्कृति में भाषा एक बड़ा तत्व है। भाई भाषा तो बड़ी इंपॉर्टेंट है संस्कृति में ना। जैसे हम लोगों की भाषा हिंदी है, तो भाषा कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है, भाषा संस्कृति का एक बहुत बड़ा तत्व है। जैसे हमारा देश भारत है, हर जहाँ की संस्कृति होती है, उसकी जो मदर लैंग्वेज होती है, वह भाषा एक बड़ी तत्व है। यानी देखो देखो भाषा जो है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ठीक है। और भाषा क्या करती है, हमारे विचारों का, हमारी मान्यताओं का, हमारी पूजा पद्धति का,
हमारे संस्कारों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का एक साधन है भाषा। इसलिए कह सकते हैं कि जो भाषा है वह संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यानी क्या है कि भाषा संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व है। अरे भाई भाषा ही तो बताती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संस्कृति ट्रांसफर होती है, आदान प्रदान होता है, वह भाषा के जरिए ही तो होता है। अगर भाषा नहीं होगी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति जा ही नहीं। यानी कह सकते कि भाषा जो है संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है या महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा के बिना कह सकते हो कि एक संस्कृति का विकास भी नहीं हो सकता है, संस्कृति आगे बढ़ नहीं सकती है। क्या कह रहा हूं कि अगर भाषा नहीं होगी तो क्या होगा कि एक संस्कृति एक जो कल्चर है वह एक यानी आगे बढ़ेगा नहीं, विकास नहीं होगा। तो संस्कृति के तत्वों में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या भाषा, क्या है, क्या लिखोगे, भाषा इंपॉर्टेंट है संस्कृति में। दूसरा विश्वास, यानी हम लोगों का जो विश्वास है, हमारी जो पूजा पाठ है, हमारे जो मान्यताएं हैं, ठीक है, यानी जो पूजा पाठ है, हमारे जो विश्वास है, जैसे हमारे देश में देखते हो ना काफी लोग कुंडली मिलाने का काम करते हैं, या जो पूजा पाठ है या जो कर्म कांड है, यह भी संस्कृति का एक तत्व है। भाई किसी भी संस्कृति में देखोगे तो वहां के लोगों का विश्वास क्या है, भाई वहां पर शादी में कुंडली मिलाते हैं, किसी अच्छे समय के साथ भगवान के चरणों में जाकर के पूजा करते हैं, विवाह के समय में कितनी सारी पूजाएं होती हैं। ये क्या, यानी हमारे विश्वास ही क्या है, संस्कृति, यानी विश्वास भी क्या है कि संस्कृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। देखते नहीं हमारे यहाँ पर शुभ अशुभ देखते हैं, भाई शादी होती तो उसके लिए मुहूर्त निकलवाते हैं, कुंडली मिलवाते हैं। तो क्या है कि हमारे जो विश्वास हैं, हमारी जो आस्था है, यह भी संस्कृति का क्या है, एक तत्व है। क्या है, संस्कृति में विश्वास जो है, जो मान्यताएं हैं, विश्वास क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और विश्वास धर्म से जुड़ता है, क्योंकि हम लोग देखो शादी करवाते हैं तो उसमें टाइम देखते हैं। अगर हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, पंडित से या करते हैं। ये सारा, या शादी के समय लड़के लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या बन, यानी आस्था, यानी सॉरी, जो विश्वास है वह भी संस्कृति का क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में होता है। क्या है, यह भी क्या है कि संस्कृति का क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व हम इसको कह सकते हैं कि जो विश्वास होता है क्या है कि संस्कृति का एक महत्व। हमारी जो मान्यता है, मान्यता मतलब समझते हो कि हम लोग जिनको मानते हैं, ठीक है, यानी हम जैसे अपने जैसे तीज त्योहार मनाते हैं, ठीक है, यानी हमारी जो मान्यताएं हैं, ठीक है, यानी हमारे यहाँ पर भाई होली कैसे मनाई जाती है, दिवाली कैसे मनाई जाती है, यानी मान्यताएं भी क्या है कि हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी मान्यता क्या है, हमारे यहाँ पर पूजा पाठ कैसे होता है, हमारे यहाँ पर तीज त्योहार कैसे, होली कैसे मनाई जाती है, दिवाली कैसे, कोई किसी भी संस्कृति में देखोगे तो त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, उसमें कपड़े कहने कैसे पहने जाते हैं, यानी जो हमारे खान पान है, ठीक है, रीति रिवाज है, ठीक है, या जो हमारा पहनावा है, ये क्या है, ये जो मान्यताएं होती हैं, यानी जिनको हम मानते हैं कि भाई ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है, ऐसा खाना खाना चाहिए, ठीक है, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, यानी एक दूसरे से हमें कैसा व्यवहार, ये जो मान्यताएं होती हैं, यह भी हमारी संस्कृति का क्या है, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। यानी हमारी मान्यताएं भी क्या करती हैं, संस्कृति को बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है। तो कह सकते हैं कि मान्यता क्या है कि यह भी एक संस्कृति का बहुत अमूल्य क्या है, तत्व है। ठीक है, अगला देखिएगा संस्कृति के क्या क्या मूल्य हैं। मूल्य मतलब समझते हैं, उसके जो मूल्य क्या, यानी क्या सही है क्या गलत है। हर संस्कृति में क्या सही क्या गलत होता भाई ना, कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जैसे मैंने बोला कि संस्कृति में खान पान बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो भाई हर संस्कृति में होता है कि क्या खाना क्या नहीं। अगर देखोगे हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें मांसाहार खाना, यानी कह सकते हैं नॉनवेज खाना, भारतीय संस्कृति या कह सकते हैं इंडियन कल्चर में उतना ज्यादा मान्यता नहीं है, खास तौर से अगर आप देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, इसको नहीं मानता, ये मूल्य है कि हमें भाई शाकाहारी खाना खाना है, ठीक है, शाकाहारी भोजन करना है, मांसाहारी भोजन नहीं करना है, यानी नॉनवेज नहीं खाना है। ये क्या है, संस्कृति के मूल्य हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखो भारतीय संस्कृति में कपड़ों को लेकर के एक मूल्य क्या है कि हमें जो कपड़े पहनने, हमारे देखोगे हमारे संस्कृति में जितने भी कपड़े हैं, अगर आप देखोगे पूरा शरीर ढका हुआ कपड़े अगर आप देखोगे, ठीक है, खास करके मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, मूल, यानी किसी भी संस्कृति में क्या सही है क्या गलत है, यही हमारे संस्कृति के क्या थे, यानी सांस्कृतिक जो मूल्य होते हैं, यह भी संस्कृति का एक बहुत बड़ा तत्व है। हमें
कैसा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भाई हमें शादी विवाह कैसे करना चाहिए, हमें पूजा पाठ कैसे मनाना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। ये क्या, ये जो संस्कृति के मूल्य हैं यह भी क्या करते हैं, संस्कृति के क्या है, कह सकते हो कि भाई महत्वपूर्ण तत्व हैं। हमें दूसरों के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए, किसी को नमस्ते कैसे करना चाहिए, किसी को नमस्कार कैसे करना चाहिए, किसी से मिलते हैं तो हमें उससे बातें कैसी करनी चाहिए। ये क्या होते हैं, ये हमारे संस्कृति के क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। क्या बोल रहा हूं, ये हमारे संस्कृति के मूल्य होते हैं। और ये क्या करते हैं, संस्कृति के निर्माण में क्या होती है, इनकी एक खासियत व विशेषता होती है। ठीक है, देखिएगा प्रतिबंध और स्वीकृति। देखो हर संस्कृति में कुछ ना कुछ मनाही होती है और कुछ ना कुछ एक्सेप्ट होता है। भाई संस्कृति में क्या क्या मना किया गया है, जो हमारी संस्कृति में देखो बहुत सारा चीज मना किया गया है ना। अगर आप देखो ना, हर संस्कृति में कुछ चीजें मान्यताएं जो होती हैं उनके अगर वो काम करोगे तो दंडित किया जाएगा। तो यानी हर संस्कृति में क्या है, दंड का विधान है अगर आप देखोगे। ठीक है, तो हर संस्कृति में अगर आप देखो कुछ ना कुछ प्रतिबंध होता है। भाई उसको अगर करोगे तो तुमको तुम्हारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। या कुछ किसी किसी संस्कृति में कुछ चीजें जो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो संस्कृति में क्या प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित मतलब आप उसे नहीं करोगे। जैसे भारतीय संस्कृति में देखो, जैसे गाय को हमने एक्सेप्ट कर रखा है, तो भाई गौ हत्या क्या है, एक प्रकार से कहते हैं गौ का मांस खाना है, सारी चीजें क्या है कि प्रतिबंधित है। क्या है, प्रतिबंधित है। भाई बहन में शादी नहीं हो सकती है, इस प्रकार के हमारे कल्चर में है ना, संस्कृति में है ना। जैसे एक गांव की लड़की है तो उसको भाई पूरे गांव में इस टाइप के है ना कल्चर देखोगे ना, ये क्या प्रतिबंधित है। जैसे गाय का सम्मान हम लोग करते हैं, तो इंडियन संस्कृति में अगर आप देखोगे तो ये प्रतिबंधित है। यानी गाय का मांस खाना या उसको कह सकते हो इसको हाँ चोट पहुंचाना है, ये सारा क्या प्रतिबंधित है। गौ हत्या करना प्रतिबंधित है कह सकते हो। वैसे भी कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर किसी की भी हत्या करना, किसी जीव की हत्या करना प्रतिबंधित है। क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है कह सकते हैं जीवों के प्रति, पेड़ों के प्रति, भूमि के प्रति, इसको एक प्रकार से इसको पूजती है। तो इसलिए कह सकते हो भारतीय संस्कृति में जिन चीजों की पूजा होती है उनको उनको चोट पहुंचाना है, उनको खत्म करना है या उनको करना, वो क्या है, प्रतिबंधित है। और भारतीय संस्कृति में क्या क्या स्वीकार है, हमारे यहाँ संस्कृति में अगर आप देखोगे बहुत सारी जैसे स्वीकार की गई हैं, बहुत सारे। यानी खान पान कैसा होना चाहिए, रीति रिवाज कैसे होनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, ठीक है, त्योहार कैसे मनाने चाहिए, ये भी सारी यानी हर संस्कृति में कुछ ना कुछ चीजें प्रतिबंधित होती, वहां पर करोगे तो दंड मिलेगा, कहीं पर वो करोगे तो अलग हो। ठीक है, हो सकता है वहां के लोग माने, तो कहीं पर संस्कृति में अलग अलग। तो ये क्या होते हैं, जैसे स्वीकृति प्रतिबंध कहता है, यह भी क्या हमारी संस्कृति के क्या होते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम में अगर आपको आएगा तो यही सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। संस्कृति और सभ्यता लगभग एक जैसी होती है, लेकिन संस्कृति और सभ्यता में थोड़ा हमें डिफरेंस देखता है, लेकिन ये आप नहीं। लेकिन एक चीज मैं बात बताऊं, एग्जाम में आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा ना, वो संस्कृति को लेकर के खूब सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्कृति को बताओ। तो क्योंकि संस्कृति को लेकर के अगर आप जो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही जो मैं बता रहा हूं आपको यही लिख करके आना है जो मैंने बताया, क्योंकि संस्कृति वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक थोड़ा मैं बता देता हूँ, संस्कृति कट्टरता क्या, संस्कृति कट्टरता का मतलब होता है भाई अपनी संस्कृति को हम बदलने नहीं देंगे, हमारी संस्कृति में जो मान्यता है हमारी संस्कृति को कोई खराब करेगा तो हम उससे बदला लेंगे। ठीक है, कट्टर कट्टर संस्कृति का मतलब नहीं बहुत ज्यादा कट्टर है भाई, वो कोई बदलाव नहीं चाहती है, वैसे चलना चाहिए, रहन सहन रीति रिवाज पूजा पद्धति उस बदलेगी नहीं, उसको हम बोलते हैं कट्टर संस्कृति। ठीक है, उसको बोला जाता। उदार संस्कृति का, उदार संस्कृति का मतलब होता है जिसमें जिस संस्कृति में जो नियम है, जो कानून है, जो रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं आसानी से बदल जाती हैं या वो चेंज हो सकती हैं, आप उसमें कुछ दूसरा भी कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उदार संस्कृति का मतलब जो संस्कृति दूसरी संस्कृतियों को अपने में मिला लेती है, आसानी से मिला लेती है, उसको हम बोलते हैं उदार संस्कृति। कट्टर संस्कृति का मतलब होता है ऐसी संस्कृति जो दूसरी संस्कृति को दुश्मन एक टाइप से देखती है। जैसे अगर आप देखो हर संस्कृति आपको कट्टर संस्कृति, भाई कोई भी संस्कृति नहीं चाहती है कि उस संस्कृति में घोल मेल हो जाए। ठीक है, तो हर संस्कृति कट्टर संस्कृति है। उदार संस्कृति का मतलब ये होता है जो संस्कृति अपने में किसी दूसरी संस्कृति को, दूसरे संस्कृति के रीति रिवाज है, पूजा पद्धति, उनको शामिल करने की बात करती है, वही हम उसको बोलते हैं, हम लोग उदार संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है, बहुसंस्कृतिवाद का मतलब ये होता है कि एक ही संस्कृति में अलग अलग भाषा है, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग त्योहार है, अलग अलग पूजा पद्धति है। जैसे भारतीय संस्कृति का बहुसंस्कृति है, अगर हमारे देश में देखोगे ना तो भाई सबकी पूजा का तरीका अलग है, सबकी शादियां अलग अलग तरीके से होती हैं, सबके पूजा पद्धति अलग है, सबका खान पान अलग है, सबका पहनावा अलग है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुसंस्कृतिवाद बोला जाता है।
क्या मैंने बोला कि बहुसंस्कृतिवाद हम उसे कहते हैं, यानी एक ही संस्कृति के अंदर में अलग अलग खान पान है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, फिर भी इसी को हम बोलते हैं बहुसंस्कृतिवाद। यानी अलग अलग भाषा धर्म जाति के आधार बाद भी कह सकते हो कि एक ही जैसे रीति रिवाज पूजा पद्धति हो जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुसंस्कृति कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा तो आप इसको लिख दीजिएगा। वैसे अगर मैं बताऊं, जो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यही आता है संस्कृति को लेकर के, और भारतीय संस्कृति के बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली है। तो संस्कृति वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया, 20 नंबर में मैंने देख भी रखा है जब लास्ट ईयर 5 ईयर करवा रहा था। तो चैप्टर नंबर 7 तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 8 को कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 में क्या क्या है उन चीजों को भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं। देखिएगा चैप्टर नंबर 8 मैंने बोला था कि क्लास में हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो 8वां चैप्टर हमारा क्या देखिएगा, सामाजिक समूह और समुदाय क्या है। सामाजिक समुदाय को लेकर भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। समूह को लेकर के, समुदाय और समूह को लेकर के 2 क्वेश्चन आता है। समुदाय को लेकर के भी आया है और समूह को लेकर के भी आया है। समुदाय समूह कितने प्रकार का होता है समुदाय को लेकर के। तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखेंगे तो हम लोग देखेंगे समुदाय की परिभाषा, आखिर समुदाय क्या होता है, फिर समुदाय की विशेषता क्या होती है, समुदाय में क्या कौन कौन से तत्व हैं, सामुदायिक भावना की कौन कौन से तत्व हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समूहों का वर्गीकरण का आधार, यानी कौन कौन से समूह होते हैं। जैसे प्राथमिक समूह होता है, गौड़ समूह होता है, आंतरिक समूह होता है, बाह्य समूह होता है। ठीक है, बहुत प्रकार के समूह होते हैं। समूह मीन्स क्या होता है, ग्रुप। हम लोग बात करते नहीं, दुनिया भर का किसानों का ग्रुप है, जवानों का ग्रुप है, स्टूडेंट ग्रुप होता है, मजदूरों का ग्रुप होता नहीं तुम सबने, बैंक वालों का ग्रुप है, या दुनिया भर का ग्रुप हो नहीं होता, तुमने देखा होगा ना। प्राथमिक समूह है, गौण समूह है, दुनिया भर के क्या होते हैं सारे, इसको हम समूह के रूप में पढ़ते हैं और इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा बता देता हूं। जहां भी किसी समूह के सदस्य, देखिएगा जहां किसी समूह के सदस्य छोटे या बड़े स्तर पर इस तरह से रहते हैं कि वह उस हित में नहीं बल्कि आम जीवन की बुनियादी स्थिति को साझा करते हैं, उसे हम समूह को एक समुदाय कहते हैं। यानी किसी भी समूह के जो सदस्य होते हैं ना, वह हितों को लेकर के नहीं बल्कि जीवन की बुनियादी स्थितियों को लेकर के जब साझा करते हैं, फिर उसे हम उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। समुदाय यानी समूह ही आगे चल करके बनता है। यानी अ, अगर आप देखेंगे जो समूह होता है, समूह कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपने हितों को लेकर के एकजुट होता है। जो ग्रुप होता है जिसको हम समूह को बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। तो ग्रुप कह सकते हो कि एक ही जैसे हित हैं, इसलिए लोगों ने ग्रुप बना रखा है। लेकिन जो समुदाय होता है उसमें लोग अपने जीवन की बुनियादी स्थितियों को लेकर के जुड़ते हैं, उसी को हम लोग बोलते क्या बोलते हैं, उसी को समुदाय। देखो मैं दोबारा बता दूं भाई मेरे, समूह का मतलब होता है कि जिसमें लोग जो है ना अपने हितों को लेकर के जुड़े हैं, यानी उस समूह में जितना भी आदमी है ना, उन सबके एक हित हैं। जब एक हित वाले लोग मिलकर के जब एक हित वाले लोग एक जगह पर आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। लेकिन वही जो समूह होता है वही समुदाय में बदल जाता है। समूह समुदाय में कब बदलता है, कि जब लोग अपने हितों के साथ साथ बल्कि समूह की बातों को देखते हैं, जीवन की बुनियादी स्थिति को, यानी जब कोई भी समूह, ध्यान रखना क्या बोला, जब कोई भी समूह आम जीवन की जुड़ी बुनियादी स्थितियों को साझा करते हैं तो उसे हम उस समूह को हम क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा एक समुदाय अनिवार्य रूप से सामाजिक जीवन का क्षेत्र है। यानी जो समुदाय होता है वह सामाजिक जीवन की बात करता है, सोसाइटी की बात करता है। लेकिन जो समूह होता है वो सिर्फ अपने समूह के हितों के बारे में बात करता है। अरे समूह आगे पर जैसे स्टूडेंट का समूह है, ठीक है, कह सकते होता है तुमने समूह होता है, ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं। अरे जैसे स्टूडेंट ने बना लिया, मजदूरों ने बना लिया, डॉक्टरों ने बना लिया, तो उनके एक जैसे हित हैं, यानी एक जैसे उनके हित है, इसलिए उन्होंने समूह बना। समुदाय एक प्रकार से बड़ा होता है और समुदाय एक प्रकार से कहता है सामाजिक जीवन से जुड़ा होता है, सोसाइटी से जुड़ा होता है। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार समुदाय अंततः स्थापित संबंधों का चक्र है। यानी समुदाय में क्या होते हैं, संबंध होते हैं एक दूसरे से। समुदाय में हम लोग क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। और समूह जो होता है वो सिर्फ एक प्रकार से कह सकते हैं हितों को लेकर के लोग एकजुट होते हैं। ठीक है, एक समुदाय की सीमाओं के भीतर अनेक आर्थिक, देखो समुदाय की बात करें तो समुदाय के भीतर आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों को लाया जा सकता है। यानी समुदाय में अगर आप देखोगे तो जो समुदाय होता है वह आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक इस आधार पर एकजुट होता है। क्या कह सकते हैं, जो समुदाय होता है वह आर्थिक आधार पर,
राजनीतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, शिक्षण शैक्षणिक आधार पर, इन आधार पर क्या होता है, वो एकजुट होता है। क्या होता है, एकजुट होता है। ठीक है, इसलिए समुदाय एक निर्धारित सामाजिक स्थान के भीतर जो समुदाय होता है, वह जैसे गांव है, गांव एक समुदाय है, जाति जनजाति एक समुदाय है, शहर एक समुदाय है, जिला एक समुदाय है। ठीक है, यानी कह सकते हो कि और जो समूह होता है एक प्रकार का, वो छोटा सा रूप होता है समूह, हम जिसके बात करें, जैसे विद्यार्थी का समूह है, किसानों का समूह है, ठीक है, मजदूरों का समूह है, डॉक्टरों का समूह है, वकीलों का समूह है, ये समूह होते हैं। और समुदाय जो होता है वह गांव है, जिला है, शहर है, इनको हम क्या बोलते हैं, हम लोग इनको क्या बोलते हैं, हम इनको समुदाय बोलते हैं। ठीक है, समूह में सिर्फ कह सकते हो कि एक प्रकार से लोग अपने हितों को लेकर के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो समुदाय होता है वह समाज कोई भलाई के लिए काम करता है, सबकी भलाई को देखता है। ठीक है, वह सामाजिक जीवन की बात करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समुदाय बोला जाता है। ठीक है, देखिएगा, समूह का अर्थ है कि उन मनुष्यों का संग्रह जो पूर्ण रूप से एक दूसरे से सामाजिक संबंध है। ठीक है, देखिए अगला हम देख लेते हैं, आप देखो ये आपको मिलेगा समुदाय की परिभाषा, क्या देखिएगा, इससे आपको समुदाय अच्छे से समझ, देखो समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हमें अपनापन महसूस करते हैं। देखो भाई, समुदाय क्या होता है, समुदाय एक सामाजिक समूह होता है जिसमें कह सकते हैं कि आदमी अपनापन महसूस करता है। क्या कह सकते हो कि समूह एक ऐसा समुदाय होता है जिसमें आदमी क्या करता है, अपनापन महसूस करता है, किसी दिए गए क्षेत्र में रहते हैं। समुदाय जो होता है एक प्रकार से कह सकते हैं जिसमें आदमी क्या है, ऐसा एक सामाजिक समूह होता है जिसमें लोग अपनापन महसूस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। देखेगा, दूसरा क्या देखेगा, समुदाय सबसे छोटा समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन को सम्मिलित करता है। क्या करता है कि समुदाय जो है वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन को मिलाता है। देखिएगा, समुदाय को सामाजिक जीवन के एक समूह के रूप में परिभाषित करते हैं। समुदाय को सामाजिक जीवन के रूप में, किसको, समुदाय को हम लोग किसमें भाई मेरे, सामाजिक जीवन के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जिसमें अंततः विविधता और संबंधों की जटिलता होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। यानी समुदाय कह सकते हो कि जो सामाजिक संबंधों के आधार पर लोग जुड़े हैं, जिसमें लोग अपनापन महसूस करते हैं, वही तो हमारा क्या होता है, समुदाय होता है। अगला देखिएगा, समुदाय की विशेषता क्या होती है। देखो, जो समुदाय होता है उसकी क्या क्या खासियत होती है और क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिएगा, सभी समुदाय को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है, सभी समुदाय जो होते हैं वह आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समुदाय ऐसे समावेशी और स्वतंत्र होते हैं। समुदाय जो होता है समावेशी होता है, स्वतंत्र होता है। आदिम लोगों में 100 से अधिक व्यक्तियों को कुछ समुदाय जो अलग थलग, पहले जब लोग आदमी जंगलों में रहता था तब लोग क्या थे, अलग अलग समुदाय में लोग निवास करते थे ना। लेकिन आधुनिक समुदाय किसी बड़े समुदाय में हो गया ना, पहले तो छोटे छोटे लोग समुदाय बनाते थे, बट अब बड़े बड़े लोग समुदाय बनाते हैं। ठीक है, और देखिएगा, इसके अलावा समुदाय की निम्नलिखित विशेषता है। समुदाय का क्या होता है, समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है। कोई भी समुदाय ना एक निश्चित क्षेत्र में, यानी एक निश्चित इलाके में क्या करता है, निवास करता है। पहली विशेषता समुदाय की क्या होती है, भाई मेरे कोई भी समुदाय होगा तो उसका एक निश्चित क्षेत्र होगा, ये एक निश्चित जगह होगी, जिला होगा या राज्य होगा या कोई देश होगा, वह निश्चित समुदाय क्या करेगा, एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। ठीक है, दूसरा, जो समुदाय होता है उसकी एक जनसंख्या होती है। कोई भी समुदाय होगा भाई उसमें लोग होंगे ना, लोगों के बिना तो कोई समुदाय बन ही नहीं सकता। तो समुदाय में क्या दूसरी विशेषता क्या होती है, उसकी क्या होती है, एक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र पर क्या जनसंख्या निवास करती है। कह सकते हैं समुदाय के पास एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित भूभाग होता है, एक लैंड या जमीन का टुकड़ा होता है जिस पर वह समुदाय रहता है, और वह समुदाय जो होता है उसमें लोग रहते हैं, यानी वह जनसंख्या के रूप में क्या है, लोग उसमें निवास करते हैं। और समुदाय में जो लोग रहते हैं ना, उनके बीच में सामाजिक संबंध होता है। क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं समुदाय के रूप में कह सकते हैं, जैसे जातियों के अलग अलग, जैसे देखो अलग अलग जातियां हैं, जैसे अगर आप देखोगे यादव समुदाय है या अन्य प्रकार के जो समुदाय होते हैं, उसको जैसे जातियों के आधार पर समुदाय होता है या अन्य प्रकार के आधार पर सामाजिक संबंध जिसमें हो, सामाजिक क्या होता है, यानी समुदाय उसमें उसको हम बोलते हैं जिनमें क्या होता है भाई मेरे, सामाजिक संबंध होता है। क्या बोल रहा हूँ, जिनमें सामाजिक संबंध होता है। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह सामाजिक संबंधों के आधार पर क्या करते हैं, आपस में जुड़ा रहता है। ठीक है, उनमें नातेदारी है, रिश्तेदारी है, इस प्रकार के सामाजिक, जैसे गांव एक समुदाय के रूप में है, जिले एक समुदाय के रूप में है, लेकिन जो हमारा समूह होता है ना,
जो समूह होता है, समूह एक प्रकार का ग्रुप होता है जिसमें लोग अपने हितों के बारे में जुड़े थे। सिर्फ जैसे मान लो अगर मैं समूह बताऊं, जैसे समूह ग्रुप क्या होता है, जैसे जैसे डॉक्टरों का ग्रुप है, छात्रों का है, वकीलों का है, मजदूरों का है, ठीक है, ये सारे क्या है, इनके अपने हित हैं, अपने हित के लिए जुड़े हैं, और जब इनके हित पूरे हो जाएंगे ये अलग हो जाते हैं। लेकिन जो समुदाय होता है वह कभी भी अलग नहीं होता है, यानी समुदाय सामाजिक संबंधों के आधार पर जुड़ा रहता है। और समुदाय की क्या होती है, सांस्कृतिक समानता होती है। समुदाय जो होता है या सांस्कृतिक रूप से बनकर होते हैं, यानी कोई भी जो समुदाय होगा वहां का खान पान, वहां का पहनावा, वहां का रीति रिवाज, वहां की पूजा पद्धति, वहां का तीज त्योहार, कोई भी समुदाय है जैसे गुज्जर है या कोई भी जातियां जो हमारे देश में है, ये समुदाय के रूप में निवास करती। कोई भी जाति समुदाय के रूप में निवास करती है, कोई भी भाषा बोलने वाले लोग समुदाय के रूप में निवास करते हैं। आज तो हमारे देश में देखोगे इतनी सारी जातियां हैं, वो समुदाय के रूप में ही रहती हैं। और ठीक है, इसके यानी समुदाय की क्या होती है, समुदाय सामाजिक संबंधों के आधार पर जुड़ा होता है। भाई उसमें कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का मामा है, कोई किसी, यानी संबंध होते हैं समाज के आधार पर, ठीक है। और उसमें संस्कृति भी समान है, हर समुदाय की रीति रिवाज, पूजा पद्धति, तीज त्योहार, ठीक है, क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, तभी तो समुदाय के रूप में है वो लोग। समुदाय में लोग हम का अनुभव करते हैं कि भाई हम इसमें शामिल हैं, यानी समुदाय में आदमी जो है वह खुद को उसमें शामिल करना मानता है, यह समुदाय की विशेषता होती है। ठीक है, कोई भी समुदाय होगा उसमें उसको लगता है कि हम इसमें क्या है, शामिल हैं, हमको इसमें मिलाया गया है, हम भी इसमें शामिल हैं। इसलिए अगला देखिएगा, समुदाय जो होता संगठित होता तथा अंतर क्रिया करता। समुदाय क्या होता है, वह संगठित होता है और एक दूसरे का, समुदाय में एक आदमी, एक एक का प्रभाव पूरे समुदाय पर पड़ता है और समुदाय का प्रभाव आदमी पर पड़ता है। क्या होते हैं, समुदाय का जो प्रभाव होता है, एक व्यक्ति का जो प्रभाव होगा दूसरे व्यक्ति पर पड़ेगा और पूरे समुदाय का प्रभाव वह एक व्यक्ति पर पड़ता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, समुदाय। समुदाय छोटे और बड़े दोनों होते हैं, जैसे महान समुदाय और छोटे समुदाय। जैसे अगर आप देखोगे ना, छोटे और महान समुदाय दोनों होते हैं खास तौर से। अगला चलिए देखा, समुदाय जो होते हैं वह स्थानीय होते हैं, स्थानीय आधार पर बनते हैं, ठीक है, उनमें सामूहिक सामुदायिक भावना होती है, क्या होती है, भावना के रूप में जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समुदाय को लेकर के, अगर आपको कुछ भी पूछता तो इसको लिख दीजिएगा, समुदाय को लेकर के। अब हम लोग बात करेंगे समूह को लेकर के। समूह को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ भाई मेरे, समूह क्या होता है, क्योंकि इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी परिभाषा से हम समझ जाएंगे कि समूह आखिर होता क्या। देखिएगा देखिएगा, एक समूह किसी संख्या छोटे या बड़े लोगों के रूप में परिभाषित होता है। समूह को हम संख्या के रूप में, छोटे या बड़े के रूप में परिभाषित करते हैं, जहां पर ऐसे संबंध पाए जाते हैं जिन्हें एक साथ विचार किया गया होगा। देखिएगा, एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के रूप में विचार किया जा सकता है, जिसके, ठीक है, देखिएगा, समूह व्यक्तियों का एक जमाव है। क्या कहते हैं, समूह क्या होता है, एक प्रकार से व्यक्तियों का जमाव है जो समय के साथ बना रहता है और एक या एक से अधिक हितों के साथ। यानी समूह जो होता है उसमें लोगों के हित होते हैं भाई मेरे। जैसे जैसे मान लो कि समूह, जैसे छात्रों का समूह है, तो छात्रों ने अपने हितों के लिए, एक जैसे हितों के लिए एक समूह बनाया है, जिस दिन उनके हित पूरे हो जाए उस दिन खत्म हो जाएगा समूह। उसी प्रकार से जैसे महिलाओं का समूह है, मजदूरों का समूह है, डॉक्टरों का समूह है, वकीलों का समूह है, ठीक है, इन सब ये क्या होते हैं, हमारे समूह होते हैं। यानी समूह जो होता है अपने हित को लेकर के, किसको लेकर के, अपने हितों को लेकर के एकजुट होता है। लेकिन जो समुदाय होता है वह सामाजिक आधार पर, एक भूमि पर है, एक लैंड पर है, वो हमारा समुदाय होता है, वो बड़ा आकार है। ठीक है, उसी आधार पर एग्जाम में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समूह का वर्गीकरण, यानी समूह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे समूह, देखेगा बहुत सारे जो समाज शास्त्रीय समूह के वर्गीकरण को एक सरल आधार देते हैं और कुछ लोग समूह को विस्तृत, यानी जो जितने भी सोशोलॉजी के थिंकर हैं, कुछ लोग समूह को सरल आधार पे बांटते हैं और कुछ लोग इसको विस्तृत आधार पे बांटते हैं। अगर आप देखोगे सैंडरसन सैंडरसन जो है थिंकर है, विचारक है, वो समूह के वर्गीकरण के आधार के रूप में संरचना को देते हैं। यानी कह सकते हैं जो सैंडरसन है वह समूह को रचना के आधार पर बांटते हैं, वह उन्हें अनैच्छिक स्वैच्छिक इस आधार पर कह सकते हो कि वह समूह बनाते हैं। सी के कुलचे जो हैं वह समूह को प्राथमिक और द्वितीयक समूह के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, अगर आप अगला देखोगे एफ एच जो है, अगर देखोगे तो यह समूह को वंशानुगत या समूह में वर्गीकृत करते हैं। तो हर आदमी कह सकते हो कि समूह को अलग अलग प्रकार से उनको क्या करता है, वर्गीकरण करता है, यानी बांटता है। ठीक है, तो समूह कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समूह समूह के प्रकार। देखिएगा, पहला होता है प्राथमिक या गौण समूह। क्या बोलोगे,
पहला क्या होता है भाई मेरे, प्राथमिक या गौण समूह। देखिएगा प्राथमिक समूह शब्द जो है वह 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चार्ल्स होल्टरन कुले ने बताया था। यानी कह सकते हैं जो समूह शब्द है इसका प्रयोग 1909 में कह सकते हो कि इसका प्रयोग किया गया था। अब देखिएगा प्राथमिक समूह जो होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है। क्या बोलोगे, जो प्राथमिक समूह होता है वह क्या होता है, छोटा होता है। इस समूह के सदस्य आमतौर पर आपस में आमने सामने संपर्क होता है। यानी कह सकते हैं जो प्राथमिक समूह होता है छोटा समूह होता है और इसके जो सदस्य होते हैं वह आमने सामने संपर्क करते रहते हैं। यही कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह एक छोटा समूह होता है, इसके जो सदस्य होते हैं वह आमतौर पर आमने सामने रहते हैं या आमने सामने उनका लगभग संपर्क होता ही रहता है। ठीक है, जैसे किसान, किसान का नहीं, जैसे कह सकते हैं डॉक्टर हैं, वकील हैं, स्टूडेंट हैं, इस प्रकार के जो समूह हैं क्या होते हैं, ये सरल समूह प्राथमिक समूह के रूप में आते हैं। इनके जो लोग होते हैं आपस में इनका मेल जोल जो है लगातार होता रहता है। खास तौर से अगर आप देखो जैसे परिवार है, दोस्त है, सहकर्मी है, ये क्या होता है, ये प्राथमिक समूह है। जैसे परिवार, परिवार तो आमने सामने रहता है, दोस्ती है, सहकर्मी समूह जो है यानी हमारे साथ जो लोग काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सहकर्मी समूह बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार के समूह को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको बोला जा रहा है। देखिएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है प्राथमिक समूह को लेकर के, तो अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक समूह जैसे हमारा परिवार है, दोस्ती जो होती है, जो सहकर्मी यानी जहां पर हम लोग काम करते हैं वहां आपसे साथ जो ये कहता प्राथमिक से, नहीं प्राथमिक समूह छोटा होता है और इसके जो सदस्य होते हैं वह आमतौर पर एक दूसरे के सामने रहते ही रहते हैं। अगला देखिएगा गौण समूह क्या होता है। कई मामलों में गौण समूह प्राथमिक समूह के विपरीत है, यानी गौण समूह जो होता है वो प्राथमिक समूह के बिल्कुल उल्टा होता है। जैसा कि वह सामान्य बड़े समूह यानी गौण समूह जो होता है बहुत बड़ा समूह होता है। जो गौण समूह होता है अपेक्षाकृत या बड़ा समूह होता है। गौण समूह के सदस्य एक दूसरे से अपेक्षाकृत सीमित और औपचारिक संबंध होता है। यानी एक प्रकार से जो गौण समूह होता है इनके सदस्यों में जो संबंध होता है ना बहुत औपचारिक रूप से होता है, व्यक्तिगत नहीं होता, अव्यक्तिगत होता है जो गौण समूह होता है। जैसे कोई क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, संगीत क्लब है, सेना है, ये इस प्रकार के जो समूह होते हैं गौण समूह होते हैं। यानी गौण समूह वह समूह होते हैं जो अपेक्षाकृत बहुत बड़े समूह होते हैं और इसके सदस्य कह सकते हो कि औपचारिक रूप से मिलते जुलते हैं। ठीक है, किस रूप से, औपचारिक रूप से, यानी इनमें जो संबंध होते हैं वह व्यक्तिगत नहीं होते, पर्सनल रिलेशन नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार से कह सकते हो कि अव्यक्तिगत संबंध होते हैं। जैसे क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, संगीत क्लब है, कारखाने के जो मजदूर हैं या कोई सेना है, इस प्रकार के जो समूह होते हैं वो क्या होते हैं एक प्रकार के भाई मेरे कह सकते हो कि अगर आप देखोगे तो गौण समूह होता है, यानी बहुत बड़ा समूह होता है, यानी वो लोग कभी आमने सामने मिलते नहीं, यानी उन्हें उस प्रकार के फैमिली वाला बात नहीं होती, इसको हम बोलते हैं गौण समूह। अब देखिएगा प्राथमिक समूह और गौण समूह में अंतर क्या हुआ है। जो प्राथमिक समूह था गौण समूह में थोड़ा सा अंतर भी देख लेते हैं। देखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको सारा पढ़ लेना। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, यानी जो प्राथमिक समूह होता है उसका जो आकार है वो क्या होता है, छोटा होता है। और जो गौण समूह होता है उसका आकार जो होता है बड़ा होता है। प्राथमिक समूह के सदस्य जो होते हैं ना इनके बीच में व्यक्तिगत संबंध होता है और इनके कह सकते हो कि अंतरंग, यानी एक प्रकार से प्राथमिक समूह के सदस्यों में व्यक्तिगत संबंध होता है और जो गौण समूह होता है इनके लोगों में जो संबंध होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता है। ठीक है, प्राथमिक समूह के सदस्य जो है ना वो लगभग आमने सामने मिलते रहते हैं, उनमें बातचीत ज्यादा होती है। और जो गौण समूह होता है इसके सदस्य जो है आमने सामने बहुत कम बातचीत करते हैं क्योंकि मिलते ही बहुत कम है। देखिएगा प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं इनमें हम की भावना है और जो गौण समूह होता है इनमें हम की भावना नहीं बल्कि इनमें गुमनामी की भावना होती है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं ध्यान रखना, प्राथमिक समूह के सदस्यों में प्रेम है, सहानुभूति है, प्यार है, इस प्रकार के गुण ज्यादा होते हैं। और जो गौण समूह होता है इनके समूह के सदस्य में स्वार्थी होते हैं और इनमें व्यक्तिवाद को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। जैसे क्रिकेट टीम है या फुटबॉल टीम है या सेना है या इस प्रकार के जो समूह होते हैं वो कहते हैं उनमें व्यक्ति या स्वार्थी संबंध ज्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार के हम उनको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अगले पॉइंट को देखिएगा, कार्य समूह क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। कार्य समूह क्या, कार्य के आधार पर जो समूह हमारे बनते हैं, जैसे हम कहीं पर काम करते हैं, कहीं पर वर्क करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य समूह बोलते हैं। जैसे कहीं पर मजदूरों का समूह है,
ठीक है, या डॉक्टरों का समूह है, वकीलों का समूह है, ठीक है, जैसे जैसे डॉक्टर है, वकील है, ठीक है, या बैंक कर्मी हैं, रेलवे के कर्मी हैं, इनका समूह क्या था, इनको हम कार्य समूह, जैसे कंपनी में बहुत सारी कंपनी में अगर आप देखोगे वो जो बनी रहती है, ठीक है, यूनियन, वो यूनियन क्या है, यूनियन एक प्रकार की किस में काउंट की जाती है, कार्य समूह, वो कार्य समूह नहीं, वो लोग कार्य के आधार पर जुड़े हुए हैं, जब तक उनका काम है, जब तक उस क्षेत्र में है, जब तक उस क्षेत्र में काम करते हैं, तभी तक उस समूह के सदस्य होंगे, बाद में उस समूह के सदस्य नहीं रहेंगे, ये क्या होता है, कार्य समूह होता है, क्या हम इसको बोलते हैं, इसको कार्य समूह बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी वो लोग काम कर रहे हैं, उस वर्क में जुड़े हैं, पेशे में जुड़े हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्य समूह कहते हैं, वही हमारा कार्य समूह होता है, ठीक है। अगला चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें देखिएगा, ये नहीं बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंतरिक समूह और बाह्य समूह क्या होता है, देखिएगा, अगर मैं बात करूं, देखिएगा, जैसे अगर देखोगे कुछ ऐसे कुछ ऐसे समूह है जिनमें मैं, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा विश्वविद्यालय, मेरा और मेरा पेशा और मेरा लैंगिक और मेरा राष्ट्र, इस प्रकार के, यानी जिसमें सबसे पहले मेरा आता है, ये आंतरिक समूह होते हैं, यानी जिसमें मेरा आता है, मेरा देश है, मेरा परिवार है, मेरा विश्वविद्यालय है, मेरा धर्म है, मेरा पेशा है, मेरा राष्ट्र है, इस प्रकार में जिस, यानी जिन भी ग्रुपों में मेरा शब्द आता है, वो क्या होते हैं, वो आंतरिक समूह होते हैं, क्या होते हैं, आंतरिक समूह, ठीक है, और जो समूह जिनमें मेरा नहीं हो, क्या होते हैं, वो बाह्य समूह होते हैं, क्या होते हैं, वो क्या होते हैं भाई मेरे, वो बाह्य समूह होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वो बाह्य समूह होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, देखो आंतरिक समूह का मतलब होता है कि जिसमें लोग इंटरनली जुड़े, आंतरिक रूप से जिसमें लोग जुड़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक समूह, यानी जिसमें, जिस समूह में मेरा परिवार है, जो समूह मेरा परिवार है, मेरा धर्म है, मेरा विश्वविद्यालय है, इस प्रकार के नामों से जो समूह बने हैं, वो क्या आंतरिक समूह है, और जिनमें इस प्रकार, यानी जिसमें यह कह सकते हो कि जिसमें जैसे कोई जाति के आधार पर समूह है, कोई व्यवसाय के आधार पर समूह है, जैसे मान लो जाति के आधार पर बहुत सारे समूह बने, ग्रुप बने हैं, जैसे भीम आर्मी है, ब्राह्मण समाज है, ये क्या है, ये बाह्य समाज, बाह्य समूह है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार के समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार के हम समूह में हम लोग बात कर रहे हैं कि आंतरिक समूह और बाह्य समूह की हम बात कर रहे हैं। तो आंतरिक समूह एक प्रकार से कह सकते हो कि जिसमें मेरा की बात करता है, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा विश्वविद्यालय, ठीक है, मेरा पेशा या मेरा राष्ट्र, इस प्रकार के आंतरिक समूह। बाह्य समूह एक प्रकार से कह सकते हो कि जैसे अगर आप देखो कोई व्यवसाय के नाम पर, कोई जाति के नाम पर जो समूह बना है, इसको हम बाह्य समूह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे जातियों को लेकर के, जैसे भीम आर्मी है, या विश्व हिंदू परिषद है, या ब्राह्मण समाज है, जाट समाज है, दुनिया भर की जातियों को लेकर के समूह बने हैं ना, अलग अलग जातियों को लेकर, अलग अलग व्यवसाय को लेकर के, जैसे डॉक्टरों का है, वकीलों का है, मजदूरों का है, किसानों का है, एक के इस प्रकार के जो समूह होते हैं ना, ये जैसे डॉक्टरों का समूह है, वकीलों का समूह है, किसानों का समूह है, ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बाह्य समूह बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई मेरे, ये बाह्य समूह की कैटेगरी में आते हैं, एग्जाम में हेडिंग बना बना करके लिखना, ठीक है, बहुत सारा अब देखिएगा, कार्य क्षेत्र और क्षैतिज समूह क्या होता है, अगला देखिएगा, कार्य क्षेत्र के आधार पर कौन कौन से समूह है, कार्य क्षेत्र मैंने बताया था ना, जैसे डॉक्टर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंजीनियर है, ये लोग कार्य क्षेत्र के आधार पर समूह बनाते हैं, जैसे डॉक्टरों ने अपना समूह बना लिया है, मजदूरों ने अपना बना लिया है, किसानों ने अपना बना लिया है, बैंक वालों ने बना लिया है, वकीलों ने अपना समूह बना लिया है, ये क्या होता है, एक कार्य क्षेत्र के आधार पर समूह बनते हैं, और क्षैतिज समूह क्या होते हैं, क्षैतिज समूह कह सकते हैं कि क्षैतिज समूह होते हैं जो जाति के आधार पर समूह बनते हैं, किसके आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, यही कह सकते जाति और धर्म के आधार पर जो समूह बनते हैं, उनको हम क्षैतिज समूह बोलते हैं, अलग अलग मैंने जातियों का नाम बताया ना, जैसे मुस्लिम लीग बनी थी, विश्व हिंदू परिषद बनी, क्या है, ये तो धर्म के नाम पर यानी क्षैतिज समूह है, उसी प्रकार से जाति के नाम पर बहुत सारे समूह बने हैं, यादव समाज है, जाट समाज है, दलित समाज है, ब्राह्मण समाज है, इस प्रकार के बहुत सारे लोगों ने बना रखा है ना, ये क्या है, ये क्षैतिज समूह है, और कार्य क्षेत्र के आधार पर, यानी वो जैसे स्टूडेंट हैं, या जैसे मैंने बताया वकील है, मजदूर है, जवान है, किसान है, इस प्रकार के जो समूह होते हैं, वो किस प्रकार का समूह होता है भाई मेरे, वो कार्य क्षेत्र के आधार पर समूह बनता है। अगला देखिएगा, संस्थागत समूह और गैर संस्थागत समूह। संस्थागत समूह समझते हो, जैसे वकील हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये संस्थागत समूह है, यानी आप किसी संस्था में काम करते हैं, आप डॉक्टर की संस्था में हैं, आप वकील हैं, आप बैंक वाले हैं,
ठीक है, क्या है, ये संस्थागत समूह है। और गैर संस्थागत कौन से समूह होते हैं, जैसे गैर संस्थागत समूह जैसे ये लोग बना लेते हैं, स्टूडेंटों ने बना लिया है, ठीक है, मजदूरों ने बना लिया है, ठीक है, व्यापारियों ने बना लिया है, ये क्या होते हैं, ये सारे गैर संस्थागत समूह होते हैं। क्या होते हैं, ये सारे गैर संस्थागत समूह होते हैं। संस्थागत समूह होते हैं जैसे सरकारी नौकरी में काम, जैसे आईएएस वालों ने अपना समूह बना लिया, आईपीएस ने बना लिया, डॉक्टर ने बना लिया, इंजीनियर ने बना लिया, वकीलों ने बना लिया, ये संस्थागत समूह है। गैर संस्थागत समूह कौन है, जैसे किसानों का समूह है, मजदूरों का समूह है, व्यापारियों का समूह है। इस प्रकार के समूह क्या होते हैं, वो गैर संस्थागत समूह होते हैं। क्या होते हैं भाई मेरे, वो सभी लोग क्या होते हैं, गैर संस्थागत समूह बोलते हैं। अगला देखिएगा संविदात्मक और गैर संविदात्मक समूह। देखिएगा संविदात्मक और गैर संविदात्मक समूह क्या होता है, जैसे भारतीय संविधान, निगम, श्रमिक संघ क्या होते हैं, ये संविदात्मक समूह। देखो जैसे भारतीय संविधान है, निगम है, एक श्रमिक संघ है, ठीक है, ये संविदा समूह है। और गैर संविदा समूह के जैसे छात्र हैं, एक ट्रेनी यात्री है, ये क्या होते हैं, गैर संविदा समूह होते हैं। अगला देखिएगा स्वैच्छिक और स्वैच्छिक और अनैच्छिक समूह क्या होता है। देखो स्वैच्छिक समूह वह होता है जिसमें लोग अपनी इच्छा से जुड़ते हैं। क्या कहते हो, स्वैच्छिक समूह होता है जिसमें लोग अपनी इच्छा से जुड़ते हैं और उसके सदस्य बनना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कह सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वह स्वैच्छिक समूह होता है। अनैच्छिक समूह का मतलब जिसमें लोग अपनी इच्छा से नहीं जुड़ते हैं, बल्कि वह रिश्तेदारी है, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर कह सकते हो, रिश्तेदारी के आधार पर या धर्म के आधार पर उसमें बोल जाते हैं, जिसको हम अनैच्छिक समूह कहते हैं। स्वैच्छिक समूह का मतलब होता है कि ऐसा समूह जिसमें व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है, वह अपनी इच्छा, अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग उसने जुड़ गया। अनैच्छिक समूह का मतलब होता है कि उसमें हमारे मन नहीं था, हम उसमें जुड़ना चाहते नहीं जुड़ना चाहते थे, लेकिन हमें उसमें जुड़ना पड़ा। जैसे जाति के आधार पर कोई समूह है, या धर्म के आधार पर कोई समूह है, या रिश्तेदारी के किसी समूह में आप जुड़ जाते हैं, ये सारा क्या होता है, अनैच्छिक समूह होता है। अगला देखिएगा औपचारिक समूह क्या होता है और अनौपचारिक समूह क्या होता है। क्या मैंने बताया, औपचारिक समूह क्या होता है और अनौपचारिक समूह क्या होता है। एक औपचारिक समूह होता है जिसमें कई व्यक्ति एक समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। औपचारिक समूह होता है जैसे एक फुटबॉल टीम है, एक क्रिकेट टीम है, सेना है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सारा औपचारिक समूह है। यानी औपचारिक समूह का मतलब होता है जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर के एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे किसान है, मजदूर है, स्टूडेंट है। यानी औपचारिक समूह उसे कहते हैं जिस समूह के सभी सदस्य एक जैसा ही लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, औपचारिक समूह। औपचारिक समूह में मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, कि जैसे खास तौर से औपचारिक समूह कैसे, जिसमें लोग एक जैसा, जैसे क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, ठीक है, इस प्रकार की को औपचारिक समूह कह सकते हैं। अनौपचारिक समूह क्या होता है, यानी अनौपचारिक समूह होता है एक प्रकार से जो अधिकारियों के एक सेट के नियमों के सेट को निर्देश देता है। यानी औपचारिक समूह कह सकते हैं जैसे नौकरशाही का एक समूह जो होता है, जैसे आईएएस वाईएएस ने, आईपीएस वाईपीएस जो होते हैं, वो जो समूह बना लेते हैं, वो जो अपना ग्रुप बना लेते हैं, वो अपनी जो चीजों को बना लेते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, वो पूरा एक प्रकार से कहते हो औपचारिक समूह होता है। ठीक है, अनौपचारिक समूह कहता है जिसमें सभी लोग एक समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, ये अनौपचारिक समूह होता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट टीम है। और अनौपचारिक होता, औपचारिक क्या होता, औपचारिक समूह उसको कह सकते हैं जैसे वकीलों का है, डॉक्टरों का है, ठीक है, इन्होंने एक प्रकार से काम करते हैं। जैसे नौकरशाही, आईएएस और आईपीएस जो बनाते हैं, ये सारा क्या होता है, ये औपचारिक समूह होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। सामाजिक समूह और सामुदायिक समूह। सामाजिक समूह क्या, समूह एक कृत्रिम निर्माण है, समूह एक प्राकृतिक विकास है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर टेबल बना रखी ना, वैसे तो आता बहुत कम है, इस टाइप की चीजें आती नहीं है, लेकिन समूह को लेकर के या समुदाय को लेकर के आपसे एग्जाम में जरूर आ सकता है। जो जो भी आ सकता था वो मैंने आपको सारा बताने की, जो जो मैं बता ना कि सामाजिक समूह क्या होता है, या कह सकते हो कि सामुदायिक समूह क्या होता है, या औपचारिक समूह क्या होता है, कार्य क्षेत्र के आधार पर समूह क्या होता है, बड़ा समूह क्या होता है, या छोटा समूह क्या होता है, इस आधार पे जितने समूह के पार्ट बताए ना, इनको हेडिंग बना बना करके आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इसी आधार पर अगर आप लिखेंगे तो आपका एग्जाम जो होगा अच्छे से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप देखेंगे इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 बताया। आगे की वीडियो, आगे की क्लासों को भी हम लोग एक एक दो दो या दो दो तीन तीन चैप्टर करके एक दो क्लास में हम क्या कर देंगे, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी भी वीडियो क्लास होती रहेगी, उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं।